दिग्विजय सिंह जी ने मुझे तो लगता है कि पहली बार सत्य का साथ दिया है। मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जी हां, बीजेपी इन दिनों दिग्विजय सिंह को खूब मिस कर रही है। कोरोना महामारी को लेकर चल रही महाजंग में दिग्विजय सिंह का नदारद रहना बीजेपी को खल रहा है। नरोत्तम मिश्रा को आखिर बार बार दिग्विजय सिंह क्यों याद आ रहे हैं? दिग्विजय के लिए साधुवाद, वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मुख से, सवाल तो बनता ही है। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे तो लगता है कि पहली बार सत्य का साथ दिया है और इसलिए कमलनाथ जी के झूठ से अलग हो गए। कमलनाथ जी ने जो आग लगाने वाली बात कही, दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को अलग रखा। मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि गलत बात पे वो लाशों वाली राजनीति जो कमलनाथ जी करते आए हैं 84 से अभी तक, उसमें उनसे अलग हुए। वो आग लगाने वाली बात पे दिग्विजय सिंह जी अलग हुए। धन्यवाद। दरअसल ये पहला मौका है जब किसी बड़े मुद्दे पर कांग्रेस एक सुर में बात कर रही है और बयानबाजी का जिम्मा सिर्फ कमलनाथ और कुछ चुनिंदा नेताओं ने ही संभाल रखा है। बाकी शत्रप इस पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो या फिर अरुण यादव हो। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस लड़ाई में कांग्रेस के बाकी नेता, खासतौर पर दिग्विजय सिंह भी कुछ बोलें। पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी के साथ है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों या सभी नेता उनके साथ हैं और उनके नेतृत्व में ही पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि ध्यान बटाओ, जिससे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, कोरोना में इतने लोगों की जान चली गई, इससे लोगों का दिमाग हटे, इसलिए बेसिकली ये इस तरह के सगुफे छोड़ती है। ये सगुफा है। दरअसल एक मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजी कांग्रेस की खासियत रही है और ये मत भिन्नता ही उसकी लड़ाई को कमजोर कर देती है। लेकिन इस बार अब तक बयान बटे नहीं है। कमलनाथ ही मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या कांग्रेस ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है या फिर ये सन्नाटा तूफान के पहले का है? देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्विजय को साधुवाद। कई बार राजनीति में ऐसी रणनीति को भी हम देखते हैं जो बड़ी दिलचस्प होती है। अब वो दिग्विजय सिंह जो बीजेपी के लिए हमेशा ही निशाने पर रहने वाले नंबर 1 नेता है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। लेकिन इस धन्यवाद को देने के पीछे रणनीति है और रणनीति बहुत साफ है। रणनीति नारद मुनि वाली ही रणनीति है कि दिग्विजय सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस कमलनाथ जी के कथित बयान से अपने को अलग कर लिया जिसमें ये कहा गया है कि आग लगा दो। और इसका उद्देश्य ये है कि जब कमलनाथ जी ये सुने कि बीजेपी दिग्विजय सिंह जी को साधुवाद दे रही है तो कमलनाथ जी के मन में लहरें उठें, कमलनाथ जी के समर्थक नेताओं के मन में लहरें उठें और वो ये कहें अपने पीसीसी चीफ से कि देखिए सर, क्या बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, आपने कहा था अगर चुप्पी साध लेते, चुप ही रहते, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा, अलग कर रहा हूं। ऐसा मौका क्यों दिया बीजेपी को? यही राजनीति के वो तीर और निशाने हैं जो कई बार अपने घोर प्रतिद्वंदी की तारीफ करने से भी व्यक्ति या पार्टी नहीं चूकती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनमें हर्षवर्धन प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, अवनीश सिंह बुंदेला हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, और नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी और सीनियर लीडर। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आप ही के लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिग्विजय सिंह की प्रशंसा और निशाना कमलनाथ जी की तरफ, क्या कहेंगे आप जी? देखिए, लगता है भाजपा जो है दिग्विजय सिंह को इस पूरे खेल में मिस कर रही है। दिग्विजय सिंह भाजपा के सबसे पसंदीदा, जैसा कि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि पंचिंग बैग रहे हैं। लगातार जब भी राजनीतिक निशाना उनको साधना होता है तो दिग्विजय सिंह को याद आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह की चुप्पी के अपने निहितार्थ हैं। अभी हम देखें तो कमलनाथ के सपोर्ट में जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा, यही कुछ लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अरुण यादव कहाँ हैं लड़ाई में? अजय सिंह कहाँ हैं लड़ाई में? दूसरे नेता कहाँ हैं?
मुझे लगता है कि कमलनाथ का जो एक वीटो है कांग्रेस में मध्य प्रदेश का, ये कांग्रेस की एक ताकत तो है ही, लेकिन जब बड़ी लड़ाई होती है तो सैनिक कम पड़ जाते हैं। बड़ी लड़ाई में सैनिक कम पड़ जाते हैं। बुंदेला साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए शरद जी, मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश के सबसे असफल गृह मंत्री के बयान के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, कि ये वो सबसे असफल गृह मंत्री हैं तो सारी बातें करते हैं शरद जी, लेकिन अपने विभाग की असफलता की बात नहीं करते। कि एक शर्म का विषय है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में बकायदा बदनाम हो चुका है रेमडेसिविर की कालाबाजारी में। वो तो सुख है कि कोरोना के कारण कई खबरें अभी दबी हुई है, नहीं तो अभी कुछ महीनों पहले देखें तो बकायदा रेत के चक्कर में रेत जो माफिया थे बकायदा सरकारी अधिकारी पुलिस वालों को मार पीट रहे थे निरंतर। हमने ये भी देखा है किस तरह इनके ही राज में कहते ना जहरीली शराब पीने से कई सारे 100 के आसपास लोग मारे गए शरद जी। और ये वो गृह मंत्री हैं जो कुछ पिछली कोरोना के समय कौन से स्वास्थ्य मंत्री थे, मतलब एक असफल स्वास्थ्य मंत्री। वो दौर भी शरद जी हमने देखा है कि किस तरह से असफलता इन्होंने बकायदा देखी कि बकायदा कई कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए इनका विभाग बदलकर इनको गृह विभाग दिया है। शरद जी, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है नरोत्तम जी को सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ना कि हम दमोह चुनाव अपनी पार्टी के जयचन्नों से हारे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरोत्तम जी, क्या वो जयचन्नों को ढूंढ पाए हैं कि नहीं ढूंढ पाए, कि वो जयचंद अभी भी नदारद हैं? और उसके बाद फिर उमा भारती, प्रहलाद पटेल, कुसुम मेंदेले और एक लंबी बुंदेला साहब, आपने सब कह दिया, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि तथाकथित आग लगाने वाले बयान पर क्यों टिप्पणी नहीं? देखिए एक बात आप समझिए, आदरणीय कमलनाथ जी वर्तमान में मैं कहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि हाल ही में 15-16 महीने पहले कहते आपका लेटेस्ट रिसेंट और साथ में पीसीसी चीफ भी हैं। तो देखिए कमलनाथ जी को सारे अधिकार प्राप्त हैं, और दिग्विजय सिंह जी हों चाहे अजय सिंह जी हों, सभी लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके पीछे आपने तो मुझे लगता है मुझे इंटरप्रिटेशन निकालने दीजिए, इसीलिए सब चुप हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित कमलनाथ जी के पास। चंद जी एक बात समझिए, अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने 3 दिन पहले जब कमलनाथ जी पर एफआईआर दर्ज की थी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं था जिसने अपना बयान जारी ना किया, चाहे वो जयवर्धन सिंह जी हों, अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव हों। और बाकायदा जिले स्तर पर आज भी विरोध जारी, गिरफ्तारियां जारी हैं कि जिस ढंग से भाजपा निरंतर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश में, उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है बिल्कुल, चाहे वो अवनीश बुंदेला हो, चाहे वो कोई पूर्व मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी एक हैं। और आपने देखा होगा शरण जी, सबसे बड़ी बात भाजपा बेसिकली मैं देखिए इस जगह नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा से या यूं कहें शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार से अलग पाता हूं, क्योंकि ख्वाब पाले बैठे थे कि भैया हमको मुख्यमंत्री बनना है, अब मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। मतलब कभी बात नहीं करना, ब्यूटी पार्लर मंत्री हैं, ब्यूटी पार्लर से निकल के सर मुझे लगता है भाषा की मर्यादा का हम ध्यान रखें। आप एक गंभीर राजनेता हैं, और दूसरा इसकी जड़ों में जाएंगे तो आप भी ये पाएंगे कि जब आपकी सरकार रही तो नरोत्तम जी ही कमलनाथ जी के या आपकी सरकार के सबसे प्रिय पात्र थे, सबसे ज़्यादा निशाने पर थे, सबसे ज़्यादा एक्शन के केंद्र बिंदु थे। तो अब ये क्रिया की प्रतिक्रिया माने या प्रतिक्रिया की क्रिया माने। बहरहाल नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपने सुनी दोनों बातें। हमारे स्वतंत्र पत्रकार हर्षवर्धन जी जो तटस्थ प्रेक्षक की तरह हैं, और उनके बाद अवनीश जी की, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए शरद जी, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन जी ने जो बातें कही हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। परंतु जो स्टेटमेंट अभी अवनीश बुंदेला जी दे रहे थे इतनी देर से, मेरे को ये पूरा अनएक्सपेक्टेड सा लगा, क्योंकि जब हमने उनके नेता की प्रशंसा की है, हमारे किसी नेता ने उनके नेता की प्रशंसा की है, तो हमें भी उम्मीद ये थी कि शायद वे हमारे नेता की भी प्रशंसा करेंगे। परंतु जिस तरह के उनके मीडिया सेंटर ने उनको सिखा रखा है, उन्हीं शब्दों का उपयोग किया जिन शब्दों पे आपने उनको टोका भी। तो मैं समझता हूं कि शायद ये परंपरा ठीक नहीं है कि आप गृह मंत्री के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करें। दूसरी बात देखिए, जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही है, ये पूरे राजनीतिक विषय में चर्चा का विषय है। यदि हम इसको गंभीरता से भी देखें तो क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बारे में जो लाइन कमलनाथ जी सेट कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। कमलनाथ जी कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से जो कांग्रेस का टूल किट एक्सपोज हुआ, उसी लाइन पर कमलनाथ जी के बयान तमाम आ रहे थे।
लेकिन उन बयानों पे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को किनारे किया और अनेकों नेता उस विषय को लेकर कमलनाथ जी के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देते। इक्का दुक्का दिख रहा है। इक्का दुक्का में भी अभी माननीय पीसी शर्मा जी का आपने एक बयान दिखाया और मैं बड़ी ये कहूंगा, बड़ी मेरे को उनको शर्म आई उनके उस बयान को सुनने में। उन्होंने उसमें शब्द का उपयोग किया कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसी आपदा के समय भी, ऐसी महामारी के समय भी जो शताब्दियों में एक आध बार होती है, उस महामारी के दौर में भी कांग्रेस केवल और केवल लड़ाई राजनीतिक स्तर तक रखना चाहती है और केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा, कमलनाथ जी ने नहीं कहा, पूरी कांग्रेस में से ये शब्द कभी आज तक सुनने को नहीं हमको मिल रहा है कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ना है और कोरोना जैसी महामारी से विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फील्ड में कहीं दिख नहीं रहा है। एक सेवा का काम कांग्रेस के लोगों ने किया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। बुंदेला जी। सर ये तो मुझे लगता है नरेंद्र शिवाजी जी को थोड़ा सा मुझे लगता है गौर से देखना पड़ेगा। शायद वो नहीं देख पाए होंगे कि 1000 टन से ज्यादा चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात हो तो कमलनाथ जी ने कराई। हमारे कई सारे विधायक अपने स्तर पर आप देखें, बल्कि भाजपा के विधायक नहीं देख रहे कमलनाथ, आप देखें शरद जी, कांग्रेस के विधायक निरंतर फील्ड में दिख रहे हो, चाहे प्रवीण पाठक हो, चाहे आलोक चतुर्वेदी हो, चाहे वो केपी सिंह हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे संजय शुक्ला हो। मैं लौटता हूं दूसरे राउंड की तरफ, मैं लौटता हूं। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस की चुनौती क्या है? जैसा बुंदेला जी ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि बीते 2018 से लेकर 2021 तक की अब तक की 2.5 वर्ष से अधिक की राजनीति कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही मध्य प्रदेश में घूमती रही है। और यही वजह है कि बुंदेला जी जब ये कहते हैं कि 1000 टन ऑक्सीजन किसने उपलब्ध कराई, तो उसमें अजय सिंह जी का नाम नहीं होता है, उसमें अरुण यादव जी का नाम नहीं होता है, दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं होता है, पचौरी जी का नाम नहीं होता है और तमाम और भी जो इनके बाद के नेता हैं उनका नहीं होता है। क्योंकि कमलनाथ जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी शायद ये है कि वो और उनका जो एक समूह है उनके नेताओं का, वो उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं और उनका कद और रुतबा इतना बड़ा है कि बाकी नेताओं के लिए स्पेस छूटता नहीं है कुछ कि वो उनके कहे से अलग हट जाएं या कोई और टीका टिप्पणी करें। क्या यही चुनौती है जो ताकत भी बनती है कांग्रेस की? जी। देखिए, कमलनाथ सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं कांग्रेस के, और निसंदेह उनका जो कद है और जो उनका अनुभव रहा राजनीति में वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब भाजपा के चालों का मुकाबला आपको करना हो तो कांग्रेस में वो धार नहीं दिखाई देती। अब जो उनका बयान आग लगा दो, वो जो प्रचारित है भाजपा द्वारा जी, उसके आगे क्या बोला, उसके पीछे क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, कांग्रेस इसका अच्छे से जवाब नहीं दे पा रही है। भाजपा ने केवल आग लगा दो शब्द को पकड़ लिया। अब आग लगा दो तो भाजपा के नेता भी बोल चुके हैं, इंदौर में बोल चुके हैं, तो वो तो साफ बोल चुके हैं। तो इसका क्या जवाब है भाजपा के पास? कहने का लब्बो लुआब ये है कि भाजपा का जो आईटी सेल है और भाजपा नेताओं की जो फौज है वो जो प्रोपेगेंडा बनाती है उसके मुकाबले कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और जब तक कमलनाथ सबका विश्वास नहीं जीतेंगे और सबको मौका नहीं देंगे, ये धार कुंद ही रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है नरेंद्र जी कि आपके यहाँ बड़ी मजबूती से काम होता है सर। इसके लिए तो आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं दी जानी चाहिए कि मतलब एक रेशा आप पकड़ के पूरा जो है महल खड़ा कर देते हैं उसी से। ये तो बीजेपी में इसमें ताकत तो मानी जाएगी आपकी। दूसरी बात ये बताइए हमको सर कि दमोह के पहले कमलनाथ जी इस तरह से निशाने पे नहीं थे। क्या ये दमोह के बाद का कुछ परिवर्तन है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सब एक साथ टूट पड़े कमलनाथ जी के ऊपर? और जिस तरह घेरा नरोत्तम जी से तो उनकी गहरी मित्रता है, तो नरोत्तम जी से उनका जो प्रेम संवाद है ये चलता रहेगा और इसके मूल में क्या बातें हैं उसका हम जिक्र कर ही चुके हैं, वो छोड़िए। लेकिन आपके बाकी नेता इसके पहले दिग्विजय सिंह जी के पीछे नजर आते थे, अब कमलनाथ जी के पीछे चल रहे हैं। जी ना बिल्कुल। देखिए शरद जी, राजनीति में चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, दोस्ती बनी रहे, सौहार्द बना रहे, ये तो अत्यंत आवश्यक है। और जहां तक पीछे पड़ने वाली बात है, देखिए
ऐसा नहीं है। जब दिग्विजय सिंह जी के कई बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब भी उन्होंने कुछ ऐसी गलत बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे बहुत जम के पड़ी है और उनकी बातों का खंडन किया है। अभी चूंकि तात्कालिक परिस्थितियों में कमलनाथ जी ने जिस तरह से कुछ गलत बातों का स्टैंड लिया, उसमें एक आग लगाने बयान भी है, और जिस तरह से वो मध्य प्रदेश के कोरोना काल में जिस तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चीनी वायरस को भारतीय वायरस सिद्ध करने की कोशिश की, तो इसके कारण निश्चित रूप से जनता के बीच में भी आक्रोश है। ये किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया जिस वायरस को चीनी वायरस के नाम से जान रही है, उसको भारतीय वायरस के उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ ये इस महामारी के दौर में ये सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पे भी आया और जनता भी उनसे, मैं समझता हूँ, इस बात से रुष्ट है। और ये जो केवल ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम काज पर फोकस है और उस पर फोकस को करके किस तरह से हम इस कोरोना को पर विजय प्राप्त करते हैं, इस पर हमारा जोर है। लेकिन निश्चित रूप से यदि विपक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान आएंगे तो उनका भी हम जोरदार खंडन करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो अत्यंत आवश्यक होगा उन सबको हम करेंगे। जी अवनीश जी। देखिए सर जी, ये बात स्पष्ट है, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही कि दमोह उपचुनाव की हार ने पूरी भाजपा का संगठन, जो बड़ा संगठन की बात करते थे, कैडर की बात करते, शरद जी इनका संगठन धराशायी हो गया। इनका कहीं कैडर नहीं दिखता, क्योंकि हमने बयानबाजियों का दौर भी देखा जो कि अब तक थमे नहीं है। हमने नोटिस भी देखे कि एक बकायदा जो 40 साल से जो व्यक्ति राजनीति कर रहा था, जयंत मलैया से वरिष्ठ राजनीतिक, आप जो मतलब अब बिल्कुल शुरुआत से भाजपा के साथ हैं, आपने उनको बकायदा नोटिस जारी किया, फिर वो घर आए, मिलके गए, तमाम बातें हैं। उनके समर्थन में भी कई नेता निकल के आए, शरद जी आपने देखा। तो ये सबसे बड़ी बात है, भाजपा की कलई खोलता है। और जहां तक आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के बयान की बात है, शरद जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप गृह मंत्री सर, आप 7.5 करोड़ जनता की चिंता क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कमलनाथ जी ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा झंडा लगा, इससे ज्यादा महत्व ये होना चाहिए कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी आप कैसे रोको। आपके साथ के कैबिनेट मंत्री के परिवार के लोगों पर आरोप लगते हैं शरद जी, आरोप बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में। वो देखिए, आरोप एक बार लग जाते हो, भले ही सही हो गलत तो बात की बात है। हाँ, ये बात अलग है कि भाजपा कानूनी कार्रवाई करने में, बदले की भावना से कार्रवाई करने में बड़ी, कहते ना, इसमें बड़ी माहिर है। और अभी हर्षवर्धन जी का मैं साधुवाद देता हूं, उनने भी बड़ी अच्छी बात कही कि भाजपा की आईटी सेल जो होती है वो कहीं ना कहीं इस बात को पकड़ के उसको मैनिपुलेट करके झूठ पर उसमें बड़ी माहिर है। हम मानते हैं साहब, हम इस तरह की राजनीति, सक्रिय रहते हैं, हम इस तरह की राजनीति माहिर नहीं करती, लेकिन हमें गर्व है कि हम झूठ की टूल किट नहीं है, झूठ की टूल किट भाजपा है। यही बकायदा आदरणीय हर्षवर्धन जी ने बकायदा इस बात की पुष्टि की। और शरद सबसे उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए उन्होंने एक ही बात कहूँगा, झूठ बोलने में दोनों क्या जनहित कुछ नहीं है? मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा कैडर, इससे ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? कोरोना काल में आज अगर कमलनाथ जी ने आंखें खोलने का प्रयास किया कि लगभग 1 लाख के आसपास लोग मरे हैं, तो आज कुछ बता रहे हैं, हकीकत कुछ बता रहे हैं। कृपया करके इस तरह से डिबेट मत करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने गहरता से आपको सुना, और ये बंसल चैनल की एक मर्यादा है, उसको बनाए रखिए। नहीं, वो भी बहुत संयम से अपनी बात रखते हैं अवनीश जी, और आप भी बहुत संयम से रखते हैं। अपनी बात कह लीजिए, वो अपनी जहां उनको लग रहा है वो प्रतिवाद करने का अधिकार आपका भी है, उनका भी है। जी, ये पूरी जो खुन्नस है भाजपा में, या डर है ये कहें, ये उस बात का है कि एक नेता ने खड़े होकर कहा कि हाँ 1 लाख के आसपास लोग मरे हैं, और भाजपा उस बात को डिफेंड नहीं कर पा रही, शिवराज जी उस बात को डिफेंड नहीं कर पा रही। बात सर जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब इनके केंद्र बिंदु में कमलनाथ जी, वो देखिए, हम तो साफ कहते हैं वो हमारे मुखिया हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, एक एक नेता, एक एक विधायक सब कमलनाथ जी के साथ हैं। और हम तो जय जय भारत भी कहेंगे, कांग्रेस पार्टी भी कहेंगे, जय जय कमलनाथ भी कहेंगे, हमें इसमें कोई गुण नहीं। जी, मेरे को केवल एक बात पर आपत्ति है, जो अविनीश जी कह रहे हैं उसमें जो एक आंकड़ा दे रहा है मृत्यु का, वो ठीक नहीं है। बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही है कि अभी हम आंकड़े जुटाएंगे, दूसरी तरफ आंकड़ा घोषित भी कर रही है। तो आप कोई आंकड़ा दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं, या तो ये बताएं, या फिर कोई आंकड़ा कम से कम बताएं जो सरकारी आंकड़ा को स्वीकार करें, या उसका आधार बताएं किस आधार पर आप बोल रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ नरेंद्र जी, मैं आपको संतोष, नरेंद्र जी, सरकार में कौन है? सरकार में आप हैं। और आंकड़े किसके पास आते हैं?
प्रशासन किसका है? हमने तो आपको एक रास्ता दिखाया, हमने बकायदा आपको आप अपने एक मॉडल आधार दिखाया बताइए ना। कि शमशान घाट के आंकड़े ये कह रहे हैं, आप तफ्तीश करिए, जांच करिए, और अगर हम गलत हैं तो हम कितने कार्रवाई शमशान करिए। घाट, कितने आपको- कब्रिस्तान के आंकड़े आपके पास आप हैं? ट्विटर के ऑफिस पहुंच सकते हैं, जिस ट्विटर ने नरेंद्र मोदी को बनाया, भाजपा को बनाया, स्थापित किया, चलिए। ट्विटर के ऑफिस पहुंच चलिए। सकते हैं, सोशल अरे मीडिया के देश ऑफिस की पहुंच सकते जनता ने हैं, स्थापित आपको किया। खोल सकता है। अरे मैं- देश की जनता ने स्थापित नहीं किया नहीं अवनीश जी। ऐसा हम साफ कह रहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी ने आपको तरीका बता, रास्ता बताया, हर्षवर्धन जी। आप पता कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी, एक प्रश्न ये भी है कि ये सही बात है कि आंकड़े बिल्कुल सामने आने चाहिए। मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, देश को ये जानने का अधिकार है कि आखिर पेंडेमिक से कितना नुकसान पहुंचा है। और दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी देश कभी सच्चाई को छिपा नहीं सका है, या सच्चाई की ताकत ही इतनी बड़ी होती है कि उसको कोई छिपा नहीं सकता है। सच्चाई की खूबसूरती और उसकी इटर्नल ब्यूटी और उसकी इटर्नल स्ट्रेंथ यही है कि उसको छिपाया नहीं जा सकता है। इसलिए उसको लेकर बहुत अधिक बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीड़ा या तकलीफ़ के समय, जैसे हम अपने घर में, ईश्वर न करे किसी के भी घर में अगर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो हम ये नहीं कहते कि बहुत घबराहट है, बहुत तनाव में है, पिताजी तो लगातार परेशान में है, बीपी लगातार हाई है, अरे साहब ऐसा तो देखा नहीं, ये नहीं कहते हम ये कहते हैं हाँ बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, हम जूझ रहे हैं, एंड फाइनली वी विल कम आउट। हम ये ऐसा मानते भी हैं। यही नज़रिया इस समय हम सरकार का मान सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि 4 महीने बाद भी आंकड़े सामने नहीं है, 5 महीने बाद भी नहीं आंकड़े सामने हैं, तो ये जनता का भी अधिकार है और ये विपक्ष का भी अधिकार है पूरी ताकत से कि वो सरकार पर दबाव डाले कि सच्चाई क्या है। मैं फिर मूल मुद्दे की तरफ आता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से, अगर ये बात हमने मानी है कि उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की है, मैं इसके पीछे कोई रणनीति तो नहीं देखता हूँ। लेकिन बीते 3-4 महीनों से वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो दमोह में कांग्रेस की जीत हो, उनकी एक संतुलित और एक नियंत्रित प्रतिक्रिया हमने देखी है। क्या उन्होंने ये माना है कि 28 सीटों के उपचुनाव में जिस तरह वो तथाकथित रूप से किनारे रहे, तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल आमंत्रित करने पर ही वो कुछ कहेंगे और अपने को किनारे रखेंगे? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही आपने मार्क किया कि आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले जो दिग्विजय सिंह मीडिया के कैमरों के सामने हमको दिखाई देते थे, अब उनकी भाषा बदल गई है, उनका स्वर संयत रहता है, शब्द संतुलित रहते हैं और लहजा भी संयमपूर्ण रहता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई बार भाजपा दिग्विजय सिंह के बयानों को आधार बना के कांग्रेस पे बहुत तीखे हमले करती है, और अब जबकि दिग्विजय सिंह खामोश हैं तो कमलनाथ की जो थोड़ी बहुत हम कह लें कि थोड़ा सा वो कई बार फिसल जाते हैं, उसको पकड़ लेती है। कमलनाथ ने रणनीतिक चूक तो की है बयानबाजी में, क्योंकि जब बात भावनाओं की हो, वो कोरोना वायरस की हो, चीन की हो, तो सोच समझ के बोलना आवश्यक है। लेकिन दिग्विजय सिंह की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। इसी में एक मेरा छोटा सप्लीमेंट्री और है, यही जो आपने कहा, क्योंकि राजनीति में खामोशी का मतलब विलोम अर्थ लगाया जाता है, उल्टा अर्थ लगाया जाता है। खामोशी है तो वो तूफान का कहीं ना कहीं संकेत कर रही है। तो क्या जून में जो कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी जी के बारे में एक औपचारिकता की प्रतीक्षा की जा रही है, ये खामोशी उससे जुड़ती है? और ये खामोशी ये भी बताती है कि क्या दिल्ली से कुछ निर्देश है कि दिग्विजय सिंह जी चुप रहिए, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, मध्य प्रदेश के लिए ना सही, राष्ट्रीय राजनीति के लिए, और मध्य प्रदेश भी आपने लंबे समय तक संभाला है, तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के साथ आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सब इन्फ्रेंस है सर, अनुमान है कि इस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी स्वयं दिग्विजय सिंह के शब्दों में कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं दिग्विजय सिंह। अगर वे चुप हैं तो कुछ सोच के चुप हैं, और जब बोलेंगे तो पूरा खुलासा कर देंगे निश्चित तौर पर। और दिग्विजय सिंह जी राजनीति के एक ऐसे निष्णात योद्धा हैं जिनके कहे के भी बहुत अर्थ हैं, और जब वो ना कहें तब तो अनेकार्थ हैं। तब तो आप ये समझिए कि पता नहीं क्या क्या अर्थ हैं उसके।
और ये बिल्कुल सही बात है कि वो समझते हैं राजनीति को, राजनीति की मजबूरियों को भी, विवशताओं को भी। जो राजनेता अपने बारे में ये कहे कि दिग्विजय सिंह अगर जनसभा ले ले तो चुनाव हार जाए, इसीलिए तो मैं दूर रहता हूँ। जो ये राजनेता ये कहे कि मैं तो पंचिंग बैग हूँ बॉक्सर्स का, जो आता है एक मुक्का जड़ के चला जाता है, इसके पीछे का जो दर्द है उसको भी कांग्रेसी ही नहीं महसूस करते, आप और हम भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ठीक है प्रतिद्वंदी छवि गढ़ता है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो स्लोगन और नारों को न सिर्फ गढ़ती है बल्कि उनको छवि की तरह ऐसा स्थापित कर देती है जो रियलिटी से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब आपकी अपनी पार्टी उन नारों पर भरोसा करने लगती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका भरोसा आपके भीतर ही कमज़ोर करता है। क्या दिग्विजय सिंह जी इस पीड़ा से भी गुजरे हैं? बड़ा सवाल है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं जो ड्राइंग रूम में इस बहस को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का। नमस्कार।